जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 8 अप्रैल 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वियतनाम की नेशनल असेंबली ने 7 अप्रैल 2026 को किसे नया राष्ट्रपति चुना है? आंसर हो जाएगा तो लाम। तो जो तो लाम है ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं और ये कब बने हैं? 7 अप्रैल 2026 को। तो नेशनल असेंबली के द्वारा उन्हें चुना गया है। तो जो तो लाम है ये वियतनाम की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके वो महासचिव हैं, तो उन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया है। उनका जो कार्यकाल होगा ये 2026 से 2031 तक होगा। अभी तक वियतनाम के राष्ट्रपति लुओंग कोंग थे, अब बन गए हैं तो लाम। वियतनाम की बात करें तो हनोई इसकी राजधानी है। फाम मिनचिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। पड़ोसी देश की बात करें तो चाइना, लाओस और कंबोडिया इसके पड़ोसी देश हैं। और प्रमुख नदी है यहाँ पर मैकांग नदी। यहाँ पर आप वियतनाम को देख सकते हैं, ठीक है। और इसके पूर्व में साउथ चाइना सी है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ डिस्कस करते हैं तो नेपाल के नए पीएम बने हैं बालेंद्र शाह। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान। कोसोवो के पीएम अल्विन कुर्ती। जापान की नई पीएम सानाए ताकाइची। युगांडा के राष्ट्रपति योबेरी मुशोबेनी। यमन के पीएम सया मोहसिन अल जिन्नानी। और गिनी के राष्ट्रपति ममाडी डोम्बोआ। चेक गणराज्य के पीएम आंद्रेज बाबिस और कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया बने हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 2026 को किस मिशन ने पृथ्वी से सबसे दूर मानव यात्रा का नया रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा इसका आर्टेमिस सेकेंड मिशन। तो दोस्तों 6 अप्रैल 2026 को नासा के आर्टेमिस सेकेंड मिशन ने इतिहास रचते हुए पृथ्वी से सबसे दूर मानव यात्रा का नया रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि जो आर्टेमिस सेकेंड मिशन है उसके तहत जो स्पेस क्राफ्ट भेजा गया है जिसका नाम है ओरियन, तो ये पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी पर पहुंचा है। और कितनी दूरी पर पहुंचा है? 2,52,752 मील दूर। इससे पहले ये रिकॉर्ड अपोलो 13 मिशन के नाम था जो कि 1970 में गया था चंद्रमा के लिए। तो ये जो रिकॉर्ड था ये 2,48,655 मील था। अब ये रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है आर्टेमिस सेकेंड मिशन ने और अब नया रिकॉर्ड कितना है? 2,52,752 मील। आर्टेमिस सेकेंड मिशन की बात करें तो 2 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया गया था, लेकिन ये भारत के अनुसार समय है। इसे अमेरिका के समय के अनुसार 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया गया था 6:35 पर। और नासा ने इसको लॉन्च किया है। 10 दिन का ये मिशन है और इसमें रॉकेट जो इस्तेमाल की गई है उसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम। और ओरियन नामक जो स्पेस क्राफ्ट है ये इसमें भेजा गया है और इसे कैंडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं। इसमें पहला नाम है रीड वाइजमैन का जो कि मिशन कमांडर हैं। दूसरा नाम है विक्टर ग्लोवर का जो कि पायलट हैं। तीसरा नाम है क्रिस्टीना कोच का, ये मिशन विशेषज्ञ हैं। ये चंद्रमा की ओर जाने वाली पहली महिला हैं। और दोस्तों चौथा नाम है जेरेमी हैंसन का, तो ये मिशन विशेषज्ञ हैं और ये कनाडा के पहले व्यक्ति हैं जो चंद्रमा की ओर गए हैं। और इनका संबंध कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है, कनाडियन स्पेस एजेंसी, उससे संबंध है। दोस्तों इस मिशन की जो विशेषता है ये है 1972 के अपोलो 17 के बाद ये पहली बार यानी पहली चंद्रमा की यात्रा होगी मानव की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक नए और स्वतंत्र विभाग की स्थापना की गई है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हाल ही में एक नया विभाग बना है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब इसके लिए नए मंत्री नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर को एक कंपनी के रूप में स्थापित करने की भी मंजूरी दी है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसकी राजधानी है। जिष्णुदेव वर्मा वर्तमान में गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी के हैं। अगला क्वेश्चन है,
रूस किस वर्ष अपने स्वतंत्र कक्षीय स्टेशन ROS का निर्माण शुरू करेगा? आंसर हो जाएगा 2028 में। तो दोस्तों, जिस प्रकार से वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, उसी प्रकार से रूस भी अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा जिसका नाम होगा ROS, जिसे रूसी कक्षीय स्टेशन बोला जाएगा। तो ये 2028 से बनना शुरू होगा। तो रूस के द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि 2030 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को समाप्त किया जा रहा है। तो उससे पहले रूस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और वो भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है। ठीक है, और ROS का जो पहला मॉड्यूल है ये 2028 में लॉन्च किया जाएगा। और ये जो रूस के द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जा रहा है ये पूरी तरह से रूस के स्वामित्व में होगा। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की। तो पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लियो पर यह स्थित होता है। लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें जो सहयोगी है वो नासा है जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, रोसकॉस्मोस जो कि रूस की स्पेस एजेंसी है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इसमें सहयोगी है, जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, और कैनेडियन स्पेस एजेंसी जो कि कनाडा की स्पेस एजेंसी है। तो ये इसके सभी सहयोगी हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन होता है इसका काम क्या होता है? तो जीव विज्ञान, मानव जीव विज्ञान, भौतिकी और खगोल विज्ञान पर प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है, काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो वो बनी है दिव्या सिंह। तो उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह काठमांडू जो कि नेपाल की कैपिटल है वहाँ से एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से पहुँची हैं और वो ये कारनामा करने वाली पहली महिला बनी है। बेस कैंप क्या होता है? जहाँ से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू होती है। ठीक है, तो ये काठमांडू से एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुँची हैं। दिव्या सिंह ने 14 दिनों में ये यात्रा पूरी की है साइकिल से। उन्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी है क्योंकि ये जो पूरा रास्ता था बर्फीला रास्ता था, बहुत कम तापमान था और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी भी थी। तो इन सभी बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने एवरेस्ट के बेस कैंप तक अपनी चढ़ाई पूरी की है साइकिल के माध्यम से। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो कामी रीता जो कि नेपाल के हैं वो 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। छोंजिंग अंगमो एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की पहली दृष्टिहीन महिला हैं। गीता सामोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी हैं। ज्योति रात्रे जो कि 55 साल की हैं, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला हैं। हाल ही में त्रिपुरा की पर्वतारोही अरित्रा राय ने अर्जेंटीना में स्थित माउंट एकोनकागुआ शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है। और भारतीय विज्ञान संस्थान की प्रोफेसर अर्पिता पात्रा ने चिली अर्जेंटीना सीमा पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी नेवाडो ओजोस डेल सालाडो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है और इसकी ऊंचाई 6,893 मीटर है। हाल ही में चर्चा में रहा किंग फहद कॉजवे किन दो देशों को जोड़ता है? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब और बहरीन। तो सऊदी अरब और बहरीन के बीच में एक पुल है जो इन दोनों देशों को जोड़ता है। तो हाल ही में ये चर्चा में रहा है। अब चर्चा में क्यों रहा है? आप सभी को पता है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है। तो इसी दौरान ईरान ने हमलों की धमकी दी थी। इसके बाद जो किंग फहद कॉजवे है इसको बंद करने का फैसला लिया गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें किंग फहद कॉजवे की तो देखिए ये सऊदी अरब है और ये है बहरीन और इसके बीच में ये किंग फहद कॉजवे है जो कि एक प्रकार का पुल है। इसके माध्यम से सऊदी अरब और बहरीन के बीच व्यापार होता है और यह पुल बहरीन के लिए एकमात्र सड़क संपर्क है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, यानी कि बहरीन के लिए ये एकमात्र सड़क है जिसके माध्यम से ये सऊदी अरब से जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में समुद्री उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो भारत का मछली उत्पादन 10 सालों में 197.75 लाख टन हो गया है। इस प्रकार से भारत अब दुनिया में समुद्री उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। भारत अब वैश्विक मछली उत्पादन का लगभग 8% हिस्सा रखता है, यानी कि पूरी दुनिया में जितना मछली का उत्पादन होता है उसमें भारत का जो प्रतिशत है वो है 8%। अगला क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर जी की जयंती
या प्रकाश पर्व 2026 कब मनाया गया है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया गया है। तो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की जयंती या प्रकाश पर्व 2026 7 अप्रैल को मनाया गया है। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। उन्हें हिंद दी चादर के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 1621 में अमृतसर में सिखों के 6वें गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब और माता नानकी के घर हुआ था। औरंगजेब ने जबरन धर्म परिवर्तन न स्वीकारने पर उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक में कैद करके 11 नवंबर 1675 को उनका शीश कटवा दिया था। दिल्ली में जहां उनका शीश काटा गया था वहां गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, और जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था वहां गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है। तो ये 2 पॉइंट भी आप याद रखिएगा, यानी कि जो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है ये किससे संबंधित है? गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं भुवनेश्वर कुमार। तो दोस्तों आरसीबी की तरफ से खेलने वाले भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल में 200 विकेट पूरे कर लिए हैं। तो इस प्रकार से वो आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। अच्छा, आपको एक बात याद रखना है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? वो हैं यजुवेंद्र चहल, जिनके नाम 221 से ज़्यादा विकेट हैं। आईपीएल की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग इसको बोलते हैं। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो पहला सीजन था ये 2008 में हुआ था। ललित मोदी इसके संस्थापक माने जाते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने इसका पहला खिताब जीता था। बीसीसीआई इसका आयोजक होता है। वर्तमान में इसका टाइटल स्पॉन्सर है टाटा ग्रुप। और दोस्तों 2025 के अगर हम आईपीएल की बात करें तो ये इसका 18वां संस्करण था। 2026 में इसका 19वां संस्करण हो रहा है। तो 2025 में आरसीबी ने इसको जीता था। पंजाब किंग्स उप विजेता रही है। साई सुदर्शन को ऑरेंज कैप मिली थी। प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप मिली थी। आईपीएल की सबसे सफल टीमों की बात करें तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स हैं। इन दोनों ने 5-5 बार जीता है। केकेआर ने 3 बार, राजस्थान रॉयल्स ने 1 बार, सनराइजर हैदराबाद ने 1 बार और आरसीबी ने 1 बार इसको जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। यह कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। इसकी क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट की, यानी यहाँ पर विद्युत का निर्माण किया जाएगा और इसको भारत परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड यानी भाभनी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। जब ये पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो इस प्रकार से भारत रूस के बाद व्यावसायिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला दूसरा देश बन जाएगा। जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है यह क्या होता है? तो यह एक परमाणु रिएक्टर होता है जो बिजली उत्पादन तो करता ही है, इसके अलावा ईंधन का भी उत्पादन करता है। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको लुसेंट का कोर्स मिल जाएगा। FEV 600 कूपन कोड यूज आपको करना है तो इसमें छूट मिल जाएगी। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाई सब्जेक्ट बाई टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट और 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक। इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी आपको मिल जाएगा, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अप्रैल 900 कूपन कोड यूज करना है। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। दोस्तों पहले राजा सर इस कोर्स को कंप्लीट करवा रहे थे, अब मैं इस कोर्स को कंप्लीट करवाऊंगा क्योंकि राजा सर बिजी हो गए हैं। तो दोस्तों अब आगे से कंटिन्यू मैं ही करने वाला हूं इस कोर्स को, तो आप इसके साथ ज़रूर जुड़िएगा। और इसमें आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, हिस्ट्री इन सभी टॉपिक को कवर करवाया जाएगा। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने के मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे। तो कॉम्बो पैक को ज्वाइन करने के लिए आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाना है और कूपन कोड यूज करना है 12 मंथ 100। तो आपको ये कूपन कोड यूज कर लेना है। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको 12 महीने के मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली टेस्ट के अलावा 10,000 से अधिक GK GS के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट,
डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जब आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट देते हैं तो यहाँ पर आपकी रैंक भी जारी की जाती है। तो दोस्तों, आप टेस्ट देकर आप अपना नाम भी यहाँ पर ला सकते हैं टॉप 10 में। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो इन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मार्च 2026 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है वो लॉन्च कर दी गई है, तो इसको जाकर के आप प्राप्त कर लें। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। भारतीय संसद की पहली LGBTQ सांसद कौन बनी है? मेनका गुरुस्वामी। एशियाई स्क्वैश महासंघ द्वारा 2025 का पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? अभय सिंह। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? होम बाउंड। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। G7 वन हेल्थ शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ है? लियोन, फ्रांस में। भारत ने डेंगू के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो क्यू डेंगा या टाक 003। सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 को किसने जीता है? बांग्लादेश। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बोडलियन पुस्तकालय ने हिंदू धर्म के किस ग्रंथ की 200वीं वर्षगांठ पर ब्रिटेन में इसका भ्रमण शुरू किया है? शिक्षा पत्री। भारत ने हाल ही में किस देश को बाढ़ और भूकंप के बीच मानवीय सहायता भेजी है? अफगानिस्तान। फुटबॉलर गिलबर्ट सन संगमा का 4 अप्रैल को निधन हुआ है। उनका उपनाम क्या था? तो उन्हें मैन विद द गोल्डन बूट कहा जाता था। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें डिस्कस करेंगे, जैसे अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय से संबंधित हैं। इंडियन मिरर, मनमोहन घोष, केशव चंद्र सेन से संबंधित हैं। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। काल, शिवराम महादेव परांजपे। कॉमरेड और हमदर्द, मोहम्मद अली। केसरी और गीता रहस्य, ये बाल गंगाधर तिलक से संबंधित हैं। कर्मयोगी, अरविंद घोष। बंगाली और ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यंग इंडिया, हरिजन। नवजीवन, हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी से संबंधित है। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय। कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 4 जनवरी दिया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, वियतनाम की कैपिटल क्या है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। और ई बुक वाले सेक्शन पर आपको ये सारी ई बुक मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इनको जा कर के आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी हमें फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको सभी प्रकार के टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका। तो आप यहाँ पर 4000 से ज़्यादा टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ।